करी जा रहे हैं। एक सेकेंड। ओके, शुरू करें। यस सर। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है और ओके रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, हम भाई वापस जरा चलते हैं फ्री फॉल पे। फ्री फॉल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दो सिनेरियोज होते हैं कि आपके पास जब पहले एयर रेजिस्टेंस है या फिर जब नहीं है। पहले हम ये देख लेते हैं अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, कुछ मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं होती। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बहुत एक छोटे से डिस्टेंस पे कोई चीज जमीन पे फेंके ना, तो वो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि एयर रेजिस्टेंस कैचअप कर पड़े। तो वो समझे कि जब छोटे डिस्टेंसेस पे आप जमीन पे चीजें फेंकते हैं ना, तो वो समझो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से गिर रही होती है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के पास टाइम ही नहीं होता कैचअप करने का। ठीक है, तो अगर तो एयर रेजिस्टेंस ना हो या फिर इन अ वैक्यूम हो, आप एक हैमर को फेंके या फिर एक पत्ते को फेंके जिसका जमीन आसमान का मास का फर्क है, दोनों एक ही टाइम पे गिरेंगे। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं तो वो भी करके दिखा देता मैं, लेकिन आपको वीडियो दिखा ही दी थी। अब दुनिया में से हवा निकालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप समझे मून पे अगर आप एक हाथी को फेंके, ठीक है, या फिर आप एक पेन को फेंके, दोनों कट्ठे ही गिरेंगे। क्यों? क्योंकि मून पे हवा है ही नहीं, दोनों कट्ठे ही टाइम पे गिरेंगे। अच्छा, अब ये क्यों दोनों एक ही टाइम पे गिरते हैं? वो था ग्रेविटी। और ग्रेविटी है अर्थ पे यूनिफॉर्म, के मतलब हर चीज अर्थ पे एक ही स्पीड से गिरती है, जिसको हम कहते हैं जी। वो जो है 9.81। 9.81 बेसिकली इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये इसका मतलब ये है कि हर अगर आप किसी चीज को फेंके तो हर मिनट, सॉरी हर सेकंड, उसकी स्पीड 9.81 से बढ़ती जाएगी। अगर एक सेकंड हुआ है तो वो लेट्स से उसकी स्पीड 0 से 9.81 होगी, एक और सेकंड हुआ और 9.81 बढ़ गई, तो उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा फॉर अ फ्री फॉल ग्राफ। क्यों? क्योंकि आपके पास देखें इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देता है? वो होता है एक्सेलरेशन। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे ग्रेडियंट लेना, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, वो आपको हर पॉइंट पे 9.81 देगा। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। तो आपको इस तरीके से भी पता लग जाता है, वरना आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। सो मेन बात हमने क्या ये डिस्कस की थी कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि जी की वैल्यू थी, जो कि एक एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो ये बताता है कि हर सेकंड आपकी स्पीड 9.81 से बढ़ती है अगर तो एयर रेजिस्टेंस ना हो। सही है? अभी इस टाइम पे याद रखो कि सिर्फ वो एक ही फोर्स है जो आपको नीचे खींच रही है, वो है ग्रेविटी। ठीक है, कि मतलब एक ही फोर्स है जो आपको नीचे खींच रही है। क्योंकि अगर तो फॉर एग्जाम्पल ये है आप सेकंड फ्लोर पे, ये है सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, आपको एक ही फोर्स है जो कि नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, और वो है आपका क्या? वो है आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन ऐसे क्यों नहीं होता कि आप जमीन में घुस जाते हैं? क्योंकि आपको जो फ्लोर है वो रोक रहा है, फ्लोर आपके ऊपर उल्टा फोर्स लगा रहा है एक। सर एयर इसी वजह, रेजिस्टेंस। हाँ, एयर रेजिस्टेंस अभी नहीं आई। अभी मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, आप सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं किसी बिल्डिंग में, और ग्रेविटी तो आपको नीचे खींच रही है। तो ऐसे क्यों नहीं होता कि आप जमीन के अंदर से घुस के अर्थ में चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि जो फ्लोर है, जो सेकंड फ्लोर है, उसने आपको रोक के रखा हुआ है कि भाई आप ना गिर जाना। जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं आपके नीचे से जमीन गायब कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। सही है? तो अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो समझो इस तरह से कि आपके नीचे कोई सेकंड फ्लोर नहीं है। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी ना, समझो कि आपको कोई ऊपर वापस खींच रहा है। ठीक है, वो अब हम वो चीज करने लगे कि मेन बात इसकी क्या थी। ये सारी समराइज करके हमने लिखा कि विदाउट एयर रेजिस्टेंस ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल फॉल एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.81, और इनकी स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे जैसे गिरते जाते हो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। कितने रेट से? 9.81 से। ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स यू डाउन। बस आपको सिर्फ एक ही चीज नीचे खींच रही है और वह फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा, यहां तक कोई मसला अभी तक?
नो सर। नो। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस जरा, बिल्कुल बेसिक्स पे हम जरा आते हैं, फोर्सेस से और एक्सेलरेशन पे आते हैं जरा हम। अच्छा, फोर्स से क्या होती है? हाँ जी अब्दुलरमान, फोर्स किसको कहते हैं? सर किसी भी पुश या पुल को। हाँ, फोर्स होती है चुपेड़, फोर्स होती है पुश और पुल। ठीक है, ये एक फोर्स होती है, एक पुश हो गया, एक पुल हो गया, और एक लेग हो गया। ये आपका तीनों का वर्कआउट एक बन गया, पुश पुल लेग। अच्छा, फोर्स होता है किसी भी चीज पे पुश या पुल, और इसका यूनिट पता है क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन सर। हाँ, न्यूटन। न्यूटन कौन था? था कोई? सर न्यूटन साइंटिस्ट था। हाँ, न्यूटन। जितनी हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, वो सारी जो बेस बनाई है इस बंदे ने बनाई है भाई, इसके बगैर। अच्छा, ये पता है कब की चीजें हैं? ये है 1700 की चीजें, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, मतलब वो इतनी पुरानी है जो हमें ऐसा लगता है कि अभी कोई 50-30 सालों में बनी है। ये 1700 वाले साल में, तकरीबन 300 साल पुरानी चीजें डिस्कवर हुई थी, जब जाके हम पढ़ रहे हैं। और यही सारी, मतलब वो जो अभी तक रूल्स हैं वो अभी तक वही हैं। ऐसे नहीं है कि 300 साल फिजिक्स के रूल्स बदल जाएंगे, लेकिन जितनी डिस्कवरीज की वो इस बंदे ने ही की थी, काफ़ी सारी, जिसके ऊपर से फिर सारी फिजिक्स की बेस बनी। फिर उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी आई, फिर आपकी गाड़ियाँ आई, आपके फ़ोन्स आए, आपकी मेडिसिन में एडवांसमेंट्स हुई, आपकी क्या कहती हैं, ये काफ़ी सारी जितनी चीज़ें आप समझ लेना, टेक्नोलॉजी जितनी यूज़ होती हैं, वो न्यूटन से सारी चीज़ें शुरू हुई थी। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, और भी लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें की। अच्छा, जितनी आपकी मशीनरी है, समझो वो कि सारे न्यूटन के प्रिंसिपल्स पे ही चलती हैं, वो सारी चीज़ें उसके साथ फॉलो करती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक डब्बे को 5 न्यूटन की फोर्स से आगे खींचता हूँ, ठीक है, तो आपकी नेट फोर्स क्या है? सर 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, ओके। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको कोई, आप लेट से एक बंदा 5 न्यूटन से आगे खींच रहा है, लेकिन लेट से अब आपको 3 न्यूटन पीछे भी सर कोई खींच रहा 5 - 3 2 न्यूटन। है। हाँ, नेट फोर्स अब हो जाएगी 5 - 3, विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स होता क्या है? इसको हम इसकी जगह रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं। जी रिजल्टेंट रिजल्टेंट ही फोर्स पढ़ा हुआ होता है, हमने। क्या चीज? हमने रिजल्टेंट ही पढ़ा हुआ, नेट फोर्स हमने आज देख। हाँ, वो एक ही चीज है, दोनों का एक ही नाम है, कोई ये यूज करता है, कोई ये यूज करता है, बात एक ही है। हम्म, दोनों में से कोई भी यूज कर ले। वैसे आपको फिर भी लेकिन पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट लिखें या नेट लिखें, एक ही बात है, ताकि आपको ये ना लगे कि दोनों फर्क है। अच्छा, तो रिजल्टेंट के नेट फोर्स में क्या फर्क होता है? इट इज दी डिफरेंस बिटवीन फोर्सेस, बस दैट्स इट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस। अच्छा, लेकिन अगर मैं अब आपको ये कहूं कि लेट्स से कि मेरे पास 5 न्यूटन की एक और फोर्स है, और यहाँ पे लेट्स से मेरे पास 7 न्यूटन की एक और फोर्स है, नेट फोर्स आप बता सकते हैं क्या है? सर -2। जीरो अच्छा, होगी सर। नहीं सर, जीरो होगी बल्कि, हाँ। देख लेते हैं। तीन। अच्छा, 10 जो यहाँ पे और राइट 10 साइड यहाँ वाले पे। एरोज है ना, जो राइट साइड के एरोज हैं, वो +5 है, और ये राइट साइड +5। अब देखो, ये फोर्स एक क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी? अब ये जरा सोच के बताओ, जितना हमने पढ़ा है। सर वेक्टर होगी। वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसकी सर डायरेक्शन है। वेक्टर भी है। हाँ, तो आपके पास देखो ना, ये अगर ये +5 है दोनों राइट साइड पे, और ये मेरे पास फिर क्या होना चाहिए? सर -3 या -3, -7। और ये मेरे पास -7। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? +5 +5, ठीक है, प्लस -7 -3, ये क्या चीज बन जाएगी? तो जीरो आ जाएगा हाँ, आंसर। 10 - 10, तो नेट फोर्स आपकी 0। मतलब आप, कोई जितना आगे खींच रहा था, अगर आपको उतनी फोर्स से पीछे खींच ले तो आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकोगे, जब तक आप ज्यादा फोर्स से आगे जाओ। यहाँ तो ज्यादा फोर्स से आगे चले जाओ, यहाँ पे जो ये एक बंदा है उसको उड़ा दो, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, जेल में डाल दें, ठीक है। अच्छा, सो जब एक रिजल्टेंट फोर्स होती है तब क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे तो कोई नेट फोर्स नहीं है, राइट? इसका मतलब क्या है? 0 न्यूटन का मतलब ये है, देर इज नो नेट फोर्स या नो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, कि आप कुछ नहीं उखाड़े, आप कुछ नहीं उखाड़ रहे, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि एक साइड पे ज्यादा फोर्स हो जाती है, जैसे यहां पे है,
कि जो नेट फोर्स है वो इस साइड पे, मतलब आप समझो कि अब खुद ही सोचे जरा, ये बंदा 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ये 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो कौन किसकी तरफ जाएगा डब्बा? सर जहाँ ज्यादा फोर्स लग रही है 5 की एग्जैक्टली तरफ। आप समझे कि 2 न्यूटन आपकी रिजल्टेंट फोर्स है, कि आप कितने मैग्नीट्यूड से आगे जाओगे, 2 न्यूटन के मैग्नीट्यूड से। क्यों? क्योंकि आपका 3 न्यूटन तो ये खा गया, क्योंकि 3 न्यूटन आपको लग रहा था इसको फारिग करने में, तो 2 न्यूटन आपने एक्स्ट्रा लगाया आगे जाने के लिए, राइट? तो रिजल्टेंट फोर्स आपकी 2 न्यूटन है। अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स? यही जो आपने बात की कि क्योंकि ये बंदा ज्यादा फोर्स से खींच रहा था तो वो आगे जाएगा, राइट? जी तो सर। जब देर इज अ रिजल्टेंट फोर्स, अब आता है न्यूटन का सेकंड लॉ, जिसको हम बाद में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ का थोड़ी सी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम बाद में जाके पढ़ेंगे। वो ये कहता है व्हेन देर इज, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पहले से पता है, व्हेन देर इज अ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट accelerates in the direction of the resultant force। बड़ी कॉमन सी बात उसने की है कि भाई जिसकी तरफ रिजल्टेंट फोर्स होगी उसी तरफ आपको ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, राइट? यही बात उसने की है। हाँ जी अब्दुलरमान, बात समझ आई है? जी सर। ठीक है। अच्छा, मतलब उसने ये कहा है कि जितनी, अच्छा आप खुद ही जरा सोचें कि जितनी जोर से ये बंदा खींचेगा उतनी तेजी से आगे नहीं जाएगा। जी जी सर सर। ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो इसका ये जो फॉर्मूला निकलता है ना न्यूटन सेकंड लॉ से, वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, वो है एफ आर इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, जिसमें से ये क्या है, ये आपकी है रिजल्टेंट फोर्स। ये याद सर रखो, ये रिजल्टेंट फोर्स है, गौर से हमेशा, सर ये ये एफ आर रिजल्टेंट लिखा है फोर्स आपने? है। हाँ, ये एफ मास आर मैंने लिखा है, ठीक है, ये है मैस इन और केजी। एक्सेलरेशन। हाँ, और ये है आपका एक्सेलरेशन। सबसे मेरे ख्याल से फिजिक्स में तकरीबन बहुत जरूरी फॉर्मूला ये है एक्सेलरेशन के। ये याद रखो, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये एक फोर्स नहीं है। मतलब यहां पे फॉर एग्जांपल फर्ज करो मैं यहां पे एफ आर इज इक्वल टू एम ए लगाना चाहूं, आप कहें मैं यहाँ पे कौन सा लगाऊं, मतलब मैंने एक्सेलरेशन निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? एफ आर डिवाइडेड बाय एम, राइट? तो मैं यहाँ पे कौन सा फोर्स लगाऊं? मैं 5 लगाऊं, 3 लगाऊं या 2 लगाऊं? मैं लगाऊंगा 2, क्योंकि वो है रिजल्टेंट फोर्स जो यहाँ पे एफ आर पे लगेगा। ठीक है, ये बात याद रखना कि ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, उसमें रिजल्टेंट फोर्स लगता है। ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट करते हैं कि आपको पता है कि ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है कि नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने शुरू कहां से किया था, रिजल्टेंट फोर्स। अभी इसके और एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल भाई, ये बिल्ली है, और क्या, ये भाई आपके पास बिल्ली है 2 kg की, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है। लेट्स से ये बिल्ली जो है 500 न्यूटन की फोर्स से आगे जाना चाहती है, ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कैट? व्हाट इज द सर वो एक्सेलरेशन? फॉर्मूला लगा के एफ इज इक्वल टू एम ए वाला। हाँ, एफ आर इज इक्वल टू एम ए। ये आर बेसिकली इसके अंदर नहीं है, ये समझो बेसिकली सबस्क्रिप्ट में, ये नीचे सर लगा हुआ तो है कि आपको पता ए, हो। सर हाँ एफ इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो हाँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी तो ए इज इक्वल डिवाइड हो टू जाएगा। एफ आर ओवर एम। ठीक है, 500 डिवाइड बाय सर ठीक है, 250 आ जाएगा। ओके, सो एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? 250 मीटर्स पर सेकंड। हाँ, 250, बड़ी तेज बिल्ली है, 250 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये आपकी होगी नेट फोर्स। या चलो 500 न्यूटन बहुत ज्यादा है, हम ऐसे कर लेते हैं इसको ना, 5 न्यूटन कर लेते हैं, 5 न्यूटन की फोर्स से आगे जा रही थी। 2.5। हाँ, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी? इस डायरेक्शन में। सर हाँ जी राइट सर। साइड पे सर। हाँ, 2.5 की एक्सेलरेशन से आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स उस डायरेक्शन में। अच्छा, लेकिन लेट्स से कि बिल्ली अभी भी 5 न्यूटन से आगे जाना चाह रही है, उसका मैस 2 kg है, लेकिन अब बिल्ली को क्या हो रहा है, अब उसे एयर रेजिस्टेंस मिल रही है, और लेट्स से वो है 2 न्यूटन की एयर रेजिस्टेंस। अब मुझे बता सकते हैं बिल्ली की एक्सेलरेशन क्या होगी? सर 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 डिवाइड एग्जैक्टली बाय 2 क्योंकि कर देंगे तो एफ, 1.5 आ जाएगा। हाँ,
फॉर्मूला था एफ आर ओवर एम या फिर एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन ये रिजल्टेंट फोर्स अब क्या हो गया, ये 5 नहीं है, ये अब हो जाएगा 5 माइनस 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 ओवर 2 2.5। 1 क्या आ रही है बताओ? सर 2.5 सॉरी है 2 2 है, 2 है, हाँ ये 1.5 हो 1.3 गया। सर हाँ 1.5 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब ये जरा गौर करो, एक्सेलरेशन को क्या हुआ जैसे ही आपको किसी ने धक्का वापस मारा है, सर कम हो गई कम हो गया, क्योंकि आपको अब क्या मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है। है। ठीक है अच्छा, अब एक और फिर मिसाल देखो, 5 न्यूटन से वापस अभी भी आगे ही जा रहा है, लेकिन अब लेट्स से 4 न्यूटन की एयर रेजिस्टेंस होगी, अब एक्सेलरेशन क्या होगी, सर 0.5 एफ आर ओवर एम। अगेन रिजल्टेंट फोर्स अब क्या हो गई है, 1 वो 1 हो गई है, क्योंकि 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और 1 डिवाइडेड बाय कितना है 2, 2 तो अब आपकी एक्सेलरेशन है 0.5 0.5। तो मतलब जितनी तेजी से आपकी कोई क्या कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स आएगी, उतनी तेजी से आपकी एक्सेलरेशन भी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था, इट वाज दी व्हेन देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स होगी तभी आप एक्सेलरेट करोगे। अगर तो जितनी फोर्स आपकी आगे है उतनी फोर्स पीछे है तो एक्सेलरेट नहीं करोगे आप, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप आगे जा रहे हो लेकिन आपको पीछे भी खींचने वाला कोई है, तो इस वजह से आपकी एक्स्ट्रा कोई स्पीड नहीं बढ़ रही। ठीक है अच्छा, अब लेट्स से अब एक कहानी आगे नई, जितनी आपकी तेजी से बिल्ली आगे जा रही थी उतनी तेजी से आपकी एयर रेजिस्टेंस भी है, अब एक्सेलरेशन क्या होगी, सर 0 जीरो। अब्दुलरमान जीरो क्यों होगी? सर क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स हमारी जीरो होगी। एग्जैक्टली, रिजल्टेंट फोर्स जीरो कैसे हुई है? सर 5 - 5 करेंगे ना, ऑपोजिट हाँ वो दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली तो ऑपोजिट डायरेक्शन 0/2 इज ऑलवेज 0 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी, क्योंकि में। ये बात याद रखना, व्हेन देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, इसका मतलब क्या है, व्हेन देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 एक्सेलरेशन आपकी जीरो होती है। ठीक है, ये बात याद रखना, बड़ी जरूरी बात है जो कि आपकी सारी चीजों को समराइज कर देगी। एक्सेलरेशन जीरो होती है, ये किस तरह से, एफ इज इक्वल टू एम ए से देख लो, एफ आर इज इक्वल टू एम ए, कि भाई देखो अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, बस इतनी सी बात है। आप जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन भी करो, मैं तुम्हें वैसे ही बताया था कि आपको जरा विजुलाइज कर सको वो क्या रहा है। तो अगर देखो एक्सेलरेशन सॉरी अगर रिजल्टेंट फोर्स ही जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। अच्छा अब आते हैं हम जरा कि वेट क्या होता है, ये भाई हमारे पास जिराफ है, वेट क्या होता है, सर जो आपको नीचे वेट को मशीन पे नजर आता है। नहीं जो आपको नीचे को पुश करता है सर हाँ 9.8 न्यूटन वाला जिसकी वैल्यू है। और सर वेट वैसे ग्रेविटी क्या होता है, सर वेट क्या होता है, ग्रेविटी बेसिकली उसको आप ग्रेविटी भी कह सकते हो। ग्रेविटी भी कह सकते हैं, वेट होता है बस सीधी सी बात। अच्छा जो आपको वेट मशीन पे नजर आता है वो क्या है, तो क्या वो मैथ वेट है। है? वो मैस है। आपको जो वेट मशीन पे नजर आता है ना, वो वेट नहीं होता, इनफैक्ट आपका मैस होता है, ये वेट मशीन है। सर या पाकिस्तान में उसको वेट ही कहते हैं, इधर वो मैथ्स हर तो किसी को जगह समझ नहीं आती। वो हर जगह ही उसको वेट ही कहते हैं, बस वो हर कोई फिजिक्स नहीं पढ़ता। ये लेट्स से ये 80 kg है, 80.5 kg, ये है आपका मैस है, ये आपका वेट नहीं है। ठीक है अच्छा, अब जो वेट होता है वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि वेट अब उसको डिफाइन करते हैं होता क्या है, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। ठीक है अच्छा, और अर्थ आपको कितनी जोर से खींचता है, ये वेट आपको, अच्छा मुझे ये बताएं, ये अर्थ है, ठीक है, एक बंदा यहां पे, एक बंदा यहां पे, और एक बंदा यहां पे है, और एक बंदा यहां पे है। ठीक है, ये जो बंदा ऊपर खड़ा हुआ है ये तो जमीन पे रहेगा, क्या ये जो राइट साइड पे खड़ा है या जो नीचे खड़ा है, जो लेफ्ट साइड पे खड़ा है, क्या ये अर्थ से उड़ के उधर गिर जाएगा? नहीं सर नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि सारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो टूवर्ड्स द अर्थ होती है, ये भी नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, और ये भी नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। इस वजह से हम ऐसे नहीं कहते कि अगर वो अर्थ की दूसरी ऑपोजिट वाली साइड पे खड़ा हुआ है तो वो स्पेस की तरफ गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा होती है टूवर्ड्स द अर्थ, याद रखना हमेशा ही होती है टूवर्ड्स
द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, मतलब ये अगर जिराफ है तो उसका वेट हमेशा नीचे की तरफ होगा, जो कि है, इसको हम लिखते हैं W, और ये है अर्थ। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, वो जो G की वैल्यू हमने 9.81 छोड़ी थी ना, उसका मतलब क्या था। अब हम वो उसकी जरा वेट वाली अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले हमने स्पीड वाली तो पढ़ ली थी। एक सेकेंड। हाँ जी अब्दुलरहमान, कुछ आ रही है समझ? जी सर, आ रही है। आ रही है, बट ठीक है। इस लेक्चर के बाद आपको ना ऐसे लगना शुरू हो जाएगा कि आपको फिजिक्स समझ आ रही है। क्या होती है फिजिक्स। अब पता चले कि जो किताबों में सिर्फ डेफिनेशन लिखी होती हैं और जो असल में होता है वो कितनी चीजें फर्क होती हैं, कि अगर उसको समझने की कोशिश करें। जी सर। वो किताब में तो लिखा होता है भाई, ये वेट होता है भाई, ये दफा हो जाओ, बस याद करके जाओ घर। ऐसे ही है। ज्यादातर जो नोट्स भी होते हैं ना, वो नोट्स, नोट्स का मतलब होता है कि अगर आपको पहले से आता हो तो फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन हम वो पढ़ते ही नोट्स को है तो ऐसे लगता है भाई ये रटा मार लो आ जाएगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म। ज्यादातर जो टीचर्स के नोट्स वगैरह भी होते हैं, जो छोटी छोटी किताबें होती हैं उसमें लिखा होता है सारा कुछ, लेकिन वो उनके लिए होते हैं जिनको पहले से काफी अच्छा आता होता है, उनको उन्हें पढ़ा होता है, तो शॉर्ट में लिखने के लिए होता है। सर लेकिन वही ना, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए आपके हाँ इन डेप्थ में। हाँ ठीक है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, वेट क्या था? इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ। अच्छा, वो जो जी हमने कहा था ना, जी था 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये थी एक्सेलरेशन वाली वैल्यू। ठीक है। अच्छा, जी की एक और डेफिनेशन भी है। जी के एक और यूनिट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, F इज इक्वल टू एम ए जो है, ठीक है, अगर मैं इस ए को कन्वर्ट कर दूं जी में, ठीक है, क्योंकि ए क्या था? जी था। एम तो एज इट इज नीचे आ गया। अगर मैं एम को जी से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, मतलब जी क्या था? 9.81, तो ये एफ पता क्या हो जाएगा? वेट। एफ इज इक्वल टू एम में पढ़ लिया ना हमने, ये न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये क्या है? वेट इज इक्वल टू एम जी, जहां पे ये क्या है? दिस इज द वेट। पहले पता था ये कि वेट यहां से निकलता है, ये वेट है इन न्यूटन, और ये है 9.81। अच्छा, और जी की वैल्यू अब हम समझते हैं, जी इन टर्म्स ऑफ वेट वो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, ये जो 9.81 है, इसके यहां पे यूनिट है न्यूटन पर केजी। ठीक है, मतलब न्यूटन ओवर केजी, इस तरह से लिख लेता हूं, न्यूटन पर केजी। इसका मतलब ये 1 kg of an object will be pulled by a force
ऑफ 9.81 न्यूटन। मतलब कि अगर तो 1 kg का पत्थर है, ठीक है, कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ है जमीन पे, और ये अर्थ है सारा, ठीक है, तो ये अर्थ आपको कितनी फोर्स से जमीन पे खींचेगा? 9.81 न्यूटन। क्यों? क्योंकि आपका मास है 1 kg। क्योंकि जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी की वैल्यू है 9.81, मतलब कि 1 kg का जो मास है वो 9.81 न्यूटन की फोर्स से नीचे खींचा जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब 2 kg का मास है, वो कितनी फोर्स से आपको नीचे खींचेगा? सोचें जरा। 1 kg का ऑब्जेक्ट 9.81 न्यूटन की फोर्स से नीचे खींचा जाता है, तो 2 kg का ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स से खींचा जाएगा सर नीचे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो क्या आता है? ये 19.6 न्यूटन। ठीक है, मतलब ये उसका वेट है, ये उसका वेट है। कि वेट क्या है? कि वो वेट बेसिकली होता है कि अर्थ आपको कितनी फोर्स से नीचे अपनी तरफ, कितना प्यार है अर्थ को इसलिए आपसे, वो जिसका कितनी। मास जितना ज्यादा है उसको उतनी ज्यादा हाँ, वेट के ऐसे ही साथ है, नीचे ऐसे पुल ही किया है जा रहा है। कि आपका जितना मास ज्यादा है, अर्थ आपसे उतना ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, हम्म। तो 3 kg का अगर ऑब्जेक्ट है, तो अब आपको अर्थ कितनी फोर्स से नीचे खींचेगा? सर 9.81 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3। 3। तो ये आपके पास क्या बन रहा है? ये 20, पता नहीं, 26 हमने निकाला था ऊपर पहले नहीं, 29.4 क्या आ रहा है? हाँ, 29.4 न्यूटन। तो ये बेसिकली हम निकाल क्या रहे हैं? ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं बेसिकली बार बार वेट इज इक्वल टू एम जी निकाल रहा हूँ, क्योंकि एम क्या था 1 और जी क्या था 9.81, तो ये जी सर। 9.81 आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या की है? एम जी की है, क्योंकि मास क्या था 2 kg और जी क्या था 9.81, तो आपके पास ये क्या आ गया 19.6। यहाँ पे आपका मास क्या था 3, तो मैंने दोबारा वेट इज इक्वल टू एम जी लगाया, 3 मल्टीप्लाई बाय 9.81, तो ये 29.4 आ गया। तो बेसिकली मैं फॉर्मूला ही निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल अब एक और एक मिसाल ही कर लो कि आपके पास लेट्स से ये अब एक बंदा है जिसका मास है 80 kg, तो इसका वेट कितना है? क्योंकि 1 kg का ऑब्जेक्ट के ऊपर 9.81 न्यूटन फोर्स सर लगती है। 9.81 मल्टीप्लाई बाय 80। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये कितना हो जाएगा? चेक करो। एक मिनट सर। 80 मल्टीप्लाई बाय 9.81 सर 784.8। 784 न्यूटन। ठीक है, ये उस बंदे का है वेट, कि अर्थ आपको इतनी फोर्स से नीचे खींच रहा है। ठीक है, आगे यहां तक समझ? जी सर। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम जरा आते हैं इस वापस सवाल पे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, या चलो इसको बाद पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चलो अब हम लेके आते हैं अपनी गाड़ी वाली एग्जांपल। गाड़ी वाली एग्जांपल भाई, ये हमारे पास है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, जूती ज्यादा और गाड़ी कम लग रही है। अच्छा, ये भाई गाड़ी है, लेट्स से इसकी जो इंजन की पावर है वो है 5000 न्यूटन। ठीक है, और इसकी जो, इस गाड़ी के जो मास है वो है 1000 kg। ठीक है, और लेट्स से कि अभी वो आगे जा रहा है। ठीक है, द कार इज एक्सेलरेटिंग, क्योंकि देखो ना 5000 न्यूटन से इंजन अगर फोर्स लगा रहा है तो आगे तो उसने जाना ही है, अभी उसकी स्पीड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी? एफ आर ओवर एम, विच इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 1000, विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी सर। अच्छा, अब लेट्स से होता ये है कि एज, जब मुझे पता है गाड़ी अगर आप स्लो जाए तब एयर रेजिस्टेंस कम होती है कि ज्यादा होती है, सर कम होती है। और जब आपकी गाड़ी तेज हो जाए सर ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होती है। तो इसमें एक बात ये रखना कि एज यू इंक्रीज स्पीड, तो एयर रेजिस्टेंस को क्या होता है? बढ़ जाती है। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ये बात याद रखना, क्योंकि अभी फिर उस पर वापस आने लगे। तो मतलब आपकी लेट से इंजन तो 5000 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रहा है,
लेकिन जैसे जैसे आप तेज होते जा रहे हैं क्या होता जा रहा है, सर आपकी ज्यादा एयर इंक्रीज हो रेजिस्टेंस जा भी रही है, बढ़ती जा ज्यादा रही हो है। तो रही है। समझो कि अब ये आपकी एयर रेजिस्टेंस आ गई है। अब एयर रेजिस्टेंस आ गई, लेट्स से वो 1000 या चलो 3000 न्यूटन पे चले जाते हैं। तो अब आपकी एक्सेलरेशन क्या हो गई है? सर वो एफ, कम हो जाएगी। हाँ कम हो जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स क्या है आपकी? सर दो हो जाएगी, 2000 5000 माइनस हाँ टू 300 थ्री 3000। थाउजेंड तो ये आपकी टू वो होगी थाउजेंड डिवाइड एक्सेलरेशन बाय 1, सर 2 हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और ये पता है क्या हो गया अब यहाँ पे? लेट्स से कि अब आपकी स्पीड इतनी बढ़ गई है, यहाँ पे लेट्स से वेलोसिटी वाज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड से आप आगे जा रहे थे। यहाँ पे लेट्स से वेलोसिटी आपकी थी सिर्फ 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि आपकी पहले सिर्फ इंजन अच्छी खासी स्पीड लगा रही थी तो आप आगे जा ही जा रहे थे। यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड थी तो आप आगे जा रहे थे, तेजी से जा रहे थे। लेकिन अब हुआ ये कि आपकी स्पीड इतनी बढ़ गई है कि जितनी एयर रेजिस्टेंस है उतनी आपकी गाड़ी फोर्स लगा रही है। तो एयर रेजिस्टेंस भी आपकी 5000 न्यूटन हो गई। तो अब आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी? सर अब जीरो। जीरो, क्योंकि 5000 माइनस 5000 जीरो। तो 0/1000 इज बेसिकली 0 मीटर पर सेकेंड। ये पता है अब यहां पे द कार इज एट कांस्टेंट स्पीड, और इस स्पीड को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी वो वाला पॉइंट होता है जहां पे आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपकी एयर रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। क्योंकि देखो, जितनी फोर्स गाड़ी आगे लगा रही थी उतनी ही अब फोर्स एयर रेजिस्टेंस की भी हो गई है। तो आप इससे और ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते। या तो ऐसे हो कि एयर रेजिस्टेंस कम हो जाए, या तो ऐसे हो कि आपकी जो गाड़ी है उसकी फोर्स बढ़ जाए, फिर आप सिर्फ एक्सेलरेट कर सकते हो। अब आप ये जो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे जा रहे थे ना, इस पे अब आप स्टक हो। जब तक आप क्या करोगे, या तो इंजन की पावर को बढ़ा दो या एयर रेजिस्टेंस को कम कर दो, तभी आपकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। क्योंकि आपने आगे वाली फोर्स और पीछे वाली फोर्स को बराबर कर दी है। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जी ठीक है, सर। ये समझो आपकी गाड़ी अब फिक्स स्पीड पे जा रही है और आपको ये पता भी चल रहा है। देखो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन था क्या? चेंज इन वेलोसिटी सर ओवर चेंज इन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी और चेंज ऑफ तो टाइम। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब कि ये भी जीरो है, कि आपकी वेलोसिटी नहीं बदल रही। जी सर। ठीक है, हाँ जी अब्दुलरमान, कुछ आइए समझ जी जी सर आइए। आ रही है। अब हम आते हैं वापस, ये पूरी कहानी जो हमने पढ़ ली है, अब हम वापस इस पे आते हैं कि वो जो हमने बॉल को फेंका था, ठीक है, आपकी उस टाइम पे सिर्फ, इसको हम गायब करते हैं। ओके, लेट्स से ये मेरे पास था 1 सेकंड पे, लेट्स से ये था 5 सेकंड पे, और ये था 10 सेकंड पे। ठीक है, अच्छा, इनिशियली आपको बॉल नीचे क्यों जा रहा है? वो व्हाई इज द बॉल गोइंग डाउनवर्ड्स? सर ग्रेविटी। हाँ, तो मतलब उसको सिर्फ एक ही फोर्स नीचे खींच रही है। वो फोर्स का क्या नाम है? ग्रेविटेशनल पुल। हाँ, जो कि वेट है। वेट बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। अच्छा, तो वो नीचे जा रहा है बड़े मजे से, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेट भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, लेट्स से कि आपका जो वेट था बॉल का, वेट था 50 न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम कह लेते हैं 50 न्यूटन। अच्छा, अब वो बॉल नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। मुझे बताओ, वेट बढ़ सकता है कि वेट सेम ही रहेगा? सर अर्थ पे तो सेम ही रहेगा। सर सेम ही रहेगा, ऐसे ही है। तो ये बेशक ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, वेट तो सेम नहीं, उसने तो सेम ही रहना है। ठीक है, हम्म। तो वेट तो आपका नीचे सेम ही रहेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है? सर एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई है। तो एयर रेजिस्टेंस जब आना शुरू हो गई है तो लेट्स से अज्यूम कर लो कि ये था 20 न्यूटन। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब वेट तो फिर भी वो नीचे, उसने तो नीचे ही जाना है, वो तो उतने का उतना ही है, 50 न्यूटन, वो तो नहीं बदलेगा। नीचे जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आया जब नीचे बॉल तेज होता जा रहा था, अब आपकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो आपके वेट के बराबर हो गई है। दैट मीन्स दैट नाउ दिस इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी? एफ आर इज इक्वल टू सर एम ए। जीरो।
जीरो हो जाएगी। पहले वो क्या कर रहा था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन थी, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन थी, क्यों? क्योंकि एक नेट फोर्स थी तो बॉल नीचे एक्सेलरेट कर रहा था, वो तेज हो रहा था। लेकिन इसके बाद वो तेज नहीं होगा, वो तेज होना बंद हो जाएगा। बॉल रुक नहीं जाएगा, लेकिन वो तेज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। तो नाउ व्हेन, अब ये टर्मिनल वेलोसिटी वाली बात है मेन, व्हेन वेट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, मेन बात ये, व्हेन वेट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका क्या क्या मतलब है? नेट फोर्स जीरो मतलब कि आपकी एक्सेलरेशन भी जीरो हो गई है। हाउ? यहां से हमने देख लिया। और जब एक्सेलरेशन जीरो हो गई, इसका मतलब क्या है? सर क्या वो रुक गया? रुका नहीं, याद रखो एक्सेलरेशन क्या है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, कि कितनी तेजी से आपकी स्पीड बढ़ रही है। बॉल अभी भी गिर रही है, उसकी अभी भी वेलोसिटी है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, ये एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है, ठीक है। सो द बॉल इज नाउ फॉलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम जीरो हो गया। मतलब अगर यहाँ पे वो ग्राफ पे जरा याद करें, ये मेरे पास अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, और ये मेरे पास ये इस तरह से हो गया ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है इन दोनों पॉइंट्स के बीच? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ग्रेडियंट क्या है? सर जीरो। जीरो, हाँ, क्योंकि m होता है चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो और ग्रेडियंट इस ग्राफ का होता क्या था? एक्सेलरेशन। जी सर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो जीरो है, मतलब स्पीड आपकी और नहीं बढ़ रही, लेकिन वेलोसिटी तो अभी भी है ना, वो रुक जी तो नहीं सर। गई ना गाड़ी, बस वो उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही, मतलब वो बॉल और तेज नहीं हो रहा, उसका मतलब ये होता है। तो हमेशा ये मतलब नहीं होता कि एक्सेलरेशन जीरो है तो आपकी बॉल या जो भी गाड़ी है वो रुक गई। उसका मतलब बस ये कि आपकी स्पीड और नहीं बढ़ रही, आपकी गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे लग गई है। यहाँ पे समझो आपका बॉल क्रूज कंट्रोल पे लग गया है, ठीक है। तो ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि नाउ द बॉल इज फॉलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। तो ये जो कांस्टेंट स्पीड है, इस कांस्टेंट स्पीड को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। यस सर। हाँ जी अब्दुलरमान, आइए समझ, जी सर। क्या समझ आई है? सर ये जो आपने आखिरी बात की है कि कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, सारी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी नहीं कहते, स्पेशल केस में है कि किसके जब इक्वल क्या होता है तब क्या होता है। सर जब आपकी एक्सेलरेशन जीरो होती है, क्योंकि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देता है ना। अच्छा। अच्छा। और जब आपकी एक्सेलरेशन जीरो, हम्म, ठीक है, पहुंच रहे हैं, सही पहुंच रहे हैं। अच्छा आप देखें, शुरू से एक दो आप सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। इनिशियली आपकी रिजल्टेंट फोर्स थी, क्यों? क्योंकि सिर्फ वेट आपको नीचे खींच रहा था, तो आपकी एक्सेलरेशन भी थी, आपका जो बॉल नीचे गिर रहा है वो भी तेज गिर रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप तेज होते गए, ठीक है, एयर तो क्या रेजिस्टेंस होता भी गया, उसी तरह एयर तेज होती है। रेजिस्टेंस भी आती गई। तो पहले आप सिर्फ नीचे जा रहे थे चुपचाप करके, ठीक है, आप अपना प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन जब आप प्रोटेस्ट करने निकले तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो गया, आपके ट्रेलर लगना शुरू हो गए। जब आपके ट्रेलर लगना शुरू हो गए, आपकी रिंग रोड भी बंद होगी, मोटरवे भी बंद होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जितनी तेजी से आगे जा सकते थे वो स्लो होता जा रहा है। अब क्या हुआ, जितनी जोर से आप आगे जाना चाह रहे हो वो उतनी जोर से आपके ऊपर केस जमा कराए जा रहे हैं। जी तो सर। जितनी तेजी से आपके ऊपर केस जमा कराए जा रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, वो भी उतने जान लगाते जा रहे हैं, वो भी उतनी जान लगाते जा रहे हैं। अब इस केस पे जब आपकी वेट और आपका एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, तो आपकी नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो, जी सर। क्योंकि दोनों का डिफरेंस जीरो हो गया। तो जब नेट फोर्स जीरो हो गई है, तो एफ तो इज फिर इक्वल टू आपकी एम ए, हाँ, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। ये जीरो हो गया तो भाई ये भी जीरो हो गया। तो जब और एक्सेलरेशन ही जीरो हो गई, इसका मतलब क्या है कि आप अब आगे जा ही नहीं, सॉरी, आपकी स्पीड अब नहीं बढ़ रही, आप आगे अभी भी जा रहे हो, क्योंकि मतलब आपकी वेलोसिटी तो है, राइट, वेलोसिटी तो आपकी अभी भी है, लेकिन आपकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही अब, मतलब आपकी जो तेज की रफ्तार है वो बढ़ नहीं रही, सही है। तो एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब कि आपकी चेंज इन वेलोसिटी जीरो। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो के मतलब आप तो एक ही स्पीड से बस जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। तो इस स्पीड को
जहां पे वेट हो जाए एयर रेजिस्टेंस के बराबर, उसको आप कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यस सर। ठीक है, अब आप एक काम करें, आप चैट जीपीटी से पूछें व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, वो पूछें उससे क्या कहता है। उससे पूछो इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन टर्मिनल वेलोसिटी फॉर अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। सर वो वही कह रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो जब हाँ। आपका वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, तो तब ठीक वो है। टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन में। उसे उसे करो, उसे करो एक्सप्लेन दिस बाय स्काई डाइवर, जी सर। फिर आपको अच्छी मिसाल देगा एक। हाँ जी कासिम, कर रहे हैं? जी सर। क्या कहता है स्काई डाइवर वाला, पूछो। मैं वही पूछा। So skydiving is a great example of understand terminal velocity in action as illustrate how an object, in the case a human, accelerates, सर reach a सब constant speed तुम and जब then continues स्काईडाइव to पे गिरता fall है तो at that एक्सेलरेशन speed. होती है, सबर सबर सबर, उसके एक बाद टाइम पे एक ही बोले। हाँ कासिम, आप क्या कह रहे हैं? कसम बोल। तो वो क्या है, जब एक्सेलेरेट करता है तो वो रीच कांस्टेंट स्पीड पे जो करता है तो वो कंटिन्यू रहता है टू फॉल एट दैट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पे। हाँ कि वो नीचे जाता जाता है, क्यों? क्योंकि इनिशियली आपको ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, उसने तो खींचना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एयर रेजिस्टेंस आपको वापस खींचना शुरू कर देती है, वो कहती है ऊपर आ जाओ, नीचे ना ना जाओ। तो जब वो दोनों बराबर हो जाएं, अर्थ नीचे आपको खींच रहे और जो एयर है आपको वापस ऊपर खींच रहा है, तो जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए ना, तब आप एक ही स्पीड से नीचे गिरते जाते हो, आप कांस्टेंट स्पीड पे गिरते जाते हो, उस कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। सर ये एग्जाम में आता है एक नंबर का जी। क्वेश्चन, वो जो नहीं ग्राफ नहीं का नहीं नहीं होता है। नहीं, ये आता है और ये नहीं पूरा सर वो पूरा 10। पूछते हैं कि हाँ किस टाइप सर की वो पैराशूट का आता है सवाल, वेलोसिटी है। लास्ट टाइम भी आया हाँ था 6-7 नंबर का। पैराशूट का जो है ना, तो मैंने सर बोला था कि टोटल तो ज्यादा पैराशूट होता है, जब लेकिन शुरू करता सिर्फ है ये और जो जब एक खुलता है ब्लैंक तब होता क्या है कि होता है। कौन सी टाइप की हाँ वेलोसिटी है, वो इस तरह हाँ का हाँ, आता है। ये तो यस एग्जैक्टली पूछते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा, क्योंकि वो इसका ग्राफ आपको देते हैं, फिर आपको स्काई डाइवर को पूरा सवाल बना के देते हैं, और मैं कराऊंगा भी आपको। ये यहाँ पे भी क्या कहते हैं, काफी सारे उसके सवाल आते हैं, मैं आपको एक दिखाता भी हूँ। पैराशूट वाला, ये पैराशूट वाला नहीं है, टर्मिनल, ये देखो ये कहा गया स्काई डाइवर वाला सवाल। ये सवाल बहुत ज्यादा आता है ये वाला। स्काई डाइवर गिरा, फिर वो इस तरह का आपके पास ये इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए, फिर वो आपसे पूछेगा कि एक्सेलेरेशन कैसे चेंज हो रही है, फिर वो ये पूछ रहा है क्यों डिसेलरेट हो रहा है, फिर उसमें जो मैंने अभी आपको कहानी बताई वो सारी इसमें लिखनी है। ये देखो, ये पूरा सवाल ही टर्मिनल वेलोसिटी पे। कितने मार्क्स का सवाल है? कहाँ शुरू है? 4 का ग्राफ, फिर 5, ये देखो 9 मार्क्स हो गए यहाँ तक। 10, 12, 14, 15 मार्क्स का सवाल है। एवरेज रिजल्टेंट फोर्स, ये जो मैंने आपसे सारा भी काम कराया, ये सारा काम समझे कि ये जो मैंने अभी आपको सारा कुछ समझाया ना, ये तकरीबन 14-15 मार्क्स की वर्किंग है, जो कि बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बस समझा दी है। ठीक है, तो ये इसका हम सवाल करेंगे कल ही, इसका सॉरी हाँ कल ही हमारी क्लास में जो है ना सवाल हम करेंगे, और आपको एक करके भी दिखाऊंगे किस तरह से होता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका ये मेन यही है कि जब आपका वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, आपकी नेट फोर्स जीरो हो जाती है, और उसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब आप एक ही स्पीड पे आगे गिरते जाते चुप करके। जी सर बना लिया नोट्स। ठीक है, इसको बना लेना, ये हम हो गया अगली सर। क्लास में करते हैं। और अच्छा हाँ, हमारी क्लास में क्या कहते हैं, एक और स्टूडेंट ऐड होगी वेरी सून। जी सर। ठीक है, ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वो भी फिजिक्स हमने शुरू किया है, और बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें भी पढ़ा दें यार, सिर्फ आप दोनों को क्यों हम पढ़ाएं। सर वो भी O3 के। O3, हाँ O3 में ही है, हाँ लड़की है बल्कि। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चलें फिर आपको कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज़।